Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आधे घंटे के इस शो में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। नमस्कार प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ निहारिका। Let's take a look at the headlines this evening. Benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex closes above 82,500. Nifty adds over 30 points. Most Asian markets end higher following US and China agreement on framework deal to ease trade tensions. And India's market capitalization surges by $1 trillion since March. Highest gain among top 10 markets globally. देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 82,500 के ऊपर, निफ्टी 30 अंक बढ़कर बंद हुआ। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम करने के समझौते पर सहमति से ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी और मार्च से अब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन बढ़ा। दुनिया के 10 सबसे बड़े बाजारों में सबसे ज्यादा बढ़त भारत की। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं कि सेंसेक्स का क्या हाल रहा। प्रमुख एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण आज देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में थोड़ी बढ़त का रुख देखा गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 123 अंक बढ़कर 82,515 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक ऊपर 25,141 पर बंद हुआ। बीएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा। मिड कैप इंडेक्स 0.1% नीचे रहा, जबकि स्मॉल कैप में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। The benchmark domestic equity indices today ended with marginal gains, tracking positive cues from Asian markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 123 points to close at 82,515. The National Stock Exchange, Nifty 50, added 37 points to settle at 25,141. The broader market indices at the BSE ended mixed. The mid-cap index declined over 0.1%, while the small-cap index ended nearly flat. In the Sensex index, 16 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, HCL Tech rose over 3.2%. Infosys gained more than 2.1% and Tech Mahindra added over 1.7%. In the top laggards, Power Grid shed almost 1.9%, Adani Ports lost more than 1.2% and IndusInd Bank fell 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors closed in positive territory. Among the top gainers, oil and gas jumped over 1.8%, energy climbed over 1.3% and focused IT advanced 1.3%. In the top laggards, power dipped 0.8%, utilities slipped over 0.7% and FMCG declined over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,227 companies advanced, shares of 1,821 companies declined, while shares of 132 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 76 companies hit their 52-week high, while 21 hit their 52-week low. जी प्रकाश, आज बाजार के हाल पर नजर डालें आप तो जो हाल रहा है आज सुबह जब बाजार खुला है तो और जब बंद हुआ है लगभग वो आसपास ही रहे हैं दोनों, शुरू होने और आखिरी आंकड़ा जो रहा है, लेकिन बीच में बाजार 82,760 तक पहुंचा हुआ था। फिर कौन से कारक थे कि आज फिर बाजार को अंत में संभल कर बंद होना पड़ा? देखिए, आपने अभी हेडलाइन में जिक्र किया है कि हमारी मार्केट कैप जो है 1 ट्रिलियन से मार्च से बढ़ गई जी। तो क्या है इसके मायने, क्या है इसके मायने? ये है कि हमारी जो वैल्यूएशन है मार्केट की, मार्केट कैप क्या होती है? वैल्यूएशन का सम टोटल मार्केट कैप होती। तो वैल्यूएशन जो है हमारे शेयर्स की वो अच्छी खासी बढ़ी हुई है।
तो उसके चलते जो जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर रोज शफल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कॉल्स लेते हैं, तो वो उनको लगता है कि मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस टाइम है। जब ट्रेडिंग करनी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, तो इस तरह का उछाल, ये सारा खेल है। लेकिन फिर क्या है कि अच्छी बात यह है कि वॉलेटिलिटी जो है ना, जैसे आपने जिक्र किया, शुरू में एक बैंड में ट्रेड किया, एंड में भी उसी बैंड में आ गए, बीच में थोड़ा उछाल आया, तो मार्केट का थोड़ी रौनक के लिए सब चलता है। ये चाहिए, मोमेंटम भी चाहिए होता है। मोमेंटम क्या होता है, कई बार खतरा होता है, लेकिन मोमेंटम वाइब्रेंसी भी प्रोवाइड करता है। जी, और वैसे भी देखें, अगर हम पिछले एक महीने के आंकड़ों पर इसके गौर करें, अगर चाल पे गौर करें, तो अगर एक महीने पहले के मुकाबले ये सिर्फ अभी 85 अंक ऊपर है, तो ये लगभग इसी बैंड में है। ये रहेगा, इसी बैंड में रहेगा। चूंकि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वो इस मायने में इंटरेस्टिंग हो गई है कि मार्केट बड़ी अच्छी, एवरीबडी इज टेम्पटेड कि मार्केट में मुझे आना है, और मुझे फोमो नहीं करना। फोमो मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते लोग आना चाहते हैं, लेकिन फिर आते हुए थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, तो ये बैंड बन जाता है। इवन ट्रेडर भी उस कॉशियस का शिकार गई है, या उसका जो अपना एक सावधानी बरत रहा है, ट्रेडर भी जो है ना वो अपने सावधानी से चल रहा है। तो ये भी बैंड रहेगा मार्केट को, जिसको बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि दे कॉल इट कंसोलिडेशन। सो द मार्केट इज इन द फेस ऑफ कंसोलिडेशन, सो टू स्पीक। Absolutely, and FOMO quite a Gen Z term. But if we look at the sectoral indices, particularly oil and gas, energy, we have been seeing jumps in these sectors, although not by quite a lot, but still there has been a 1%, 2% consistent jump. Why is that? And what is the reason behind the momentum in these sectors particularly? I'll tell you what. As I was telling earlier, this is a market is in the lot of trading, the trading part of the market, wherein you invest in one sector today, then you shuffle across to the other one, and then yet another one. So this shuffling, cross shuffling would continue overall within the overall framework of consolidation. Mm-hmm. So you sell one, buy the other sector, buy the other sector, sell the first sector. In as far as the oil marketing companies' shares are concerned today, energy sector, there has been this feeling that the crude oil prices have behaved in a very consistently with the undertone of a kind of a softness. Mm-hmm. They have behaved very well. So under those circumstances, the prospects of their net earning margins have improved. Mm-hmm. That's how the outlook looks like. Right. Under those circumstances, there is this optimism around those oil marketing companies that now, because there's no despite, imagine, you have a huge level of geopolitical tensions. In the midst of all this, crude has behaved in a manner which suits Indian conditions. So that is the background under which these oil marketing companies' shares have come into limelight somewhat. Interesting. And from the point of view of a retail investor, what do you think is the ideal portfolio mix in today's times when you're picking out stocks and when you're investing in companies? So what is the ideal mix of shares, or what is the ideal mix of companies that one should have in their portfolio? Ideally speaking, retail investors, there are two kinds of retail investors. One, newcomers, and the newcomers who are just getting into the market. So they should ideally go to mutual funds, not directly play into the market, the rigmaroles of the market. ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। डाइवर्सिटी नहीं, थोड़ा रिस्क उनको तजुर्बा नहीं होता, बिल्कुल, और वो सेंटिमेंट इमोशनल होके मोमेंटम के ट्रैप में आ सकते हैं। तो सूरत में जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नया है, उसको थोड़ा सावधान, म्यूचुअल फंड थोड़ा सीखे, थोड़ा वो करे, तो उस आइडियल तो वही है। फिर अगर उसको आना भी है,
मार्केट में, और जो है तो आपने पूछा कि वो अगर 100 रुपये उसके पास हैं तो किस तरह से पोर्टफोलियो में करे, तो डाइवर्सिफिकेशन 1, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि रोज टेलीविजन खोल के बैठ गए और किसी टेक्निकल चार्टिस्ट ने बोल दिया ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ खरीद लीजिए। आप उस सेक्टर को समझनी है। मान लीजिए एक केमिकल सेक्टर है, अब केमिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, आपको नहीं समझ आएगी इसमें फर्टिलाइजर कौन सा है, दवाइयों का कौन सा है, लेकिन आपको बेवरेज समझ आती है, आपको FMCG समझ आती है, आपको जो चीज समझ आती है आपको उससे आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए, आपको खुद भी थोड़ा समझ आ जाए, तो आप धीरे 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 उस हिसाब से चलिए, आप सीखेंगे भी और इन्वेस्टर भी अच्छे बनेंगे। ये देखते हैं रुपए का क्या हाल रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10 पैसे बढ़कर 85 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 99.02 पर चल रहा था। और इसके बाद निहारिका एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लें हम। जी बिल्कुल। व्यापार तनावों के कम होने की उम्मीद की वजह से प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख बना रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 1.2% की तेजी रही। हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% ऊपर आ गया, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट और जापान के निक्केई दोनों में आधा प्रतिशत की बढ़त रही। लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.3% गिर गया। ताज़ा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में मिला जुला रुख था। फ्रांस के कैक में 0.1% की मामूली गिरावट थी, जबकि जर्मनी के डैक्स में ज्यादा बदलाव नहीं था। लंदन के फुट्सी का भी लगभग यही हाल है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव को कम करने और रेयर अर्थ्स के निर्यात पर चीन की रोक को हटाने पर सहमति बन गई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के अनुसार लंदन में बनी ये सहमति पिछले महीने आयात शुल्कों की खींचतान को कम करने के लिए जिनेवा में हुए समझौते का अगला चरण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सत्ता प्रमुखों से सहमति मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रकाश, ये जो खबर जो मैंने अभी आखिर में पढ़ा है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम करने की रूपरेखा जो बनती दिख रही है, इसका तो सकारात्मक असर कुछ आज एशियाई बाजारों पर दिखा है। ऐसे ओवरऑल दुनिया के बाजारों पर इसकी अच्छी कुछ हमें दिखाई देगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो ट्रेड है, ये बड़ी पावर्स जो हैं इसको एक वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो दे वेपनाइज ट्रेड, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके चलते कि ये जो टेंशन होती है मार्केट्स को, वो दिन ब दिन होती है, मतलब ऑन अ डेली बेसिस हो जाती है। आज टेंशन हुई, कल को थोड़ी कम हुई, परसों फिर आ जाएगी। वो सेंटिमेंट, लेकिन क्या है, इवेंट्स जो है इतना ओवरवेल्म कर रही हैं। अब यही आपने जो जिक्र किया चाइना और US ट्रेड डील का, है क्या ट्रेड, कोई ओवरऑल नहीं कर रहे। फिलहाल अमेरिका ने क्या किया, टेक्नोलॉजी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी एक्सपोर्ट पे, तो बदले में उन्होंने रेयर अर्थ्स पे लगा दी। तो उसमें कई डेवलपिंग कंट्रीज उन दोनों के क्रॉस फायर में आ जाते हैं, दूसरे जो हैं, क्योंकि आप जब वेपनाइज कर देते हो तो मार्केट्स को टेंशन हो जाती है। तो जब ये पावर्स, बड़े पावर्स मिलते हैं जिनके पास इकोनॉमिक वो होता है, तो फिर मार्केट को कहीं रिलीफ होता है कि चलो कुछ ना कुछ निदान निकल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये ट्रेड को वेपनाइज करना अच्छी बात नहीं है पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए। So since we're on the subject, rare earths has been a point of discussion in this trade agreement between US and China. It has been a central part of this framework. Does China have an upper hand in rare earths? And if so, then if it puts restrictions on the export of rare earths, how is that going to influence the world economy? Well, it's like this. Rare earth, 90% of the reserves of rare earths are in China right now. Wow. So the 85 to 90% are with China. Though, as I said, weaponizing the trade, weaponizing. So suddenly people have woken up. Even our ministers are now saying that India also must, we also have reserves. But it's time that we also develop the mining technology. In fact, Indian government also is working on rare earth mission. They call it critical minerals mission.
So the critical mineral missions, under critical mineral mission, we want to, the real Make in India, Atmanirbharta, the real Atmanirbharta now is reminding us, is giving a wake up call that the world, which way the world is moving around. So, in fact, under this mission that I talked about, Government of India is committed, in fact, committing itself to huge resources to somehow encourage the public sector companies too. So you'll find in the next few months, even within India, we'll be giving a lot more importance to mining of these rare earth minerals, because they're very critical. You said, what is the impact on? They're some kind of magnets. So when you, for instance, in your car, when you want to shut the windows, so you do it automatically. You are so used to it, you take it for granted. There are rare earths involved in it. There's a magnet. There's a motor. Interesting. There's a magnet. So that takes care of it. And certainly you find the auto industry staring at the shortage of, because of the controls. Right. Mm-hmm. So that is the criticality of this particular thing, and it is being weaponized. That is not a good thing. क्योंकि आज ही ये भी खबर भी आई है कि ई विटारा का लॉन्च इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया है कुछ क्राइसिस की वजह से. क्या लॉन्च, कौन सा? ई विटारा मॉडल जो है, हाँ, वो सुजुकी, क्योंकि क्या है कि इनको ये अभी सप्लाई रुक रही है. वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि सप्लाई चेन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की होती है 3 महीने 4 महीने 6 महीने एडवांस में प्लान होती है. तो उनको अपना, एंड जब आपको डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से मिलते हैं तो एक रियलिटी चेक हो रहा है. अब ये खाली एक मारुति सुजुकी की बात नहीं है, सारी इंडस्ट्री, इवन 2-व्हीलर इंडस्ट्री. तो हमारे को भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, basically now there's a deal happening, framework has been designed between China and the US. Now Indian, apparently media reports suggest that Indian delegation of automotive industry would also go there, and with the help of our Foreign Affairs Ministry, Commerce Ministry and the Ministry of Heavy Industry, we are also trying to work it out. But the ultimate answer lies in self-reliance. जी निहारिका, अमेरिकी बाजार पे नजर डालने से पहले एक और बात श्रोताओं को बता दें कि रेयर अर्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी माइनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए अभी भारत ने मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ समझौता भी किया है. चलिए देखें. And again, before I move on to the US markets, one very brief comment that rare earths also play a role in defense equipment, is it? Or yes, plenty of. I mean, a huge lot of industries. That's why China is acting pricey. Mm-hmm. Okay. So, and then in a way, sooner or later, this happened in the case of pharmaceutical also. So there was a raw material component called API, which is the mother constituent of pharmaceutical. So a lot of, including India, we would import and do value add in our pharmaceutical. Then we realized, we are depending too much on China. So this kind of realization would lead to efforts in the direction of self-reliance. Understood. And now I think finally let's take a look at the US markets as well. US stocks ended in positive territory on Tuesday. The Nasdaq Composite closed over 0.6% up. S&P 500 rose over 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.25%. Meanwhile, the Consumer Price Index, a broad-based measure of goods and services across the US economy, increased 0.1% in May, putting the annual inflation rate at 2.4%. The core CPI, which excludes volatile food and energy prices, remained flat at 2.8% on a yearly basis, according to the Labour Department's Bureau of Labour Statistics. And with that, let's take a look at the next story. India's listed companies have added nearly $1 trillion in market capitalization since early March 2025, driven by a sustained rally following a 5-month correction between October 2024 and February 2025. In percentage terms, the market cap has surged by over 21%, the highest increase among the world's top 10 equity markets.
India is currently the fifth largest market globally after the US, China, Japan, and Hong Kong. India's benchmark indices, the Sensex and Nifty, have advanced by 12.5% and 13.5% during this period, while the broader BSE mid-cap and small-cap indices have climbed by over 20.7% and 26%. जी प्रकाश, आपने पहले भी जिक्र किया इसके बारे में, इस खबर के बारे में, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? इन्होंने जिक्र किया 1 ट्रिलियन जी, इन्होंने ये भी जिक्र किया वो जो क्या है, क्या बोलते हैं, जेन जी और जेन क्या बोलते हैं? जी जेन जी की लैंग्वेज में इसको स्वैग बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारी मार्केट में स्वैग ऐड करने का काम करता है। तो जो 1 ट्रिलियन है उसका अपना एक स्वैग होता है, अपना एक रुबाब होता है, तो उसको हम एंजॉय करें। जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 यानी चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रह सकती है। यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज विकास दर बनाए रखेगा। विश्व बैंक की ताज़ा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में यानी पिछले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर धीमी रही। हालांकि निर्माण और सेवा में वृद्धि की दर बरकरार रही। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन गंभीर सूखे की स्थिति से उबर गया और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कायम मांग से भी मदद मिली। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बढ़ते व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण इस वर्ष वैश्विक वृद्धि की रफ्तार 2008 के बाद से सबसे धीमी रहने की उम्मीद है। 2025 में वैश्विक वृद्धि दर धीमी होकर 2.3% रहने का अनुमान है, जो वर्ष की शुरुआत में लगाए गए अनुमानों से लगभग आधा प्रतिशत कम है। प्रकाश, ये हम अगर आंकड़े देखें तो भारत के लिए तो ये ठीक ठाक अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन जो दुनिया के बारे में जो अनुमान व्यक्त किए गए हैं कि ये 2008 के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर रहने वाली है, ये कितनी चिंताजनक बात है? चिंता तो है। देखिए, इस पर सबसे ज़्यादा फर्क तो ट्रेड पे पड़ रहा है, और ट्रेड जो होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन माना जाता है। और फिर तनाव देखिए किस तरह का तनाव है। एक तो लड़ाइयाँ हो रही, वार हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिसको हम यूफेविज्म बना के उसको बोलते हैं, तो वार ही ना, वहाँ वार हो रही है आपको यूक्रेन में, रशिया में, 2 जगह वार हो रही है। तो उसके चलते सप्लाई जो सप्लाई चेन होती है अफेक्ट होती है। जो समुद्री रास्ते जो शिपमेंट जाती है, कंटेनर जाते हैं, उनका प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है और उसका कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर कंज्यूमर डिमांड पर असर पड़ता है। तो इसके चलते ये जो वर्ल्ड बैंक ने, आपने जिक्र किया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का, तो इसमें जो असेसमेंट दी गई है चिंता का विषय है। अब आपने उसका भारत के लिए क्या, हमारे भारत के लिए तो ठीक ठाक है। वो कैसे ठीक ठाक है, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो अगर मंदी का आलम होता है तो उस सूरत में पेट्रोल का दाम घट जाता है। क्रूड ऑयल, हम लोग लार्जली क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट, तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, वो मिल जाती है क्योंकि प्राइस हमारा पेट्रोल का बिल कम हो जाता है, तो उसके चलते हमको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। फिर एक और चीज़ हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, डॉलर का जो मैंने दोबारा ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो स्वैग था वो कम हो रहा है पूरे विश्व में, क्योंकि ये जो तनाव हुआ ट्रंप साहब के आने के बाद, उससे और मुद्राओं का स्वैग बढ़ गया। तो अब हमारी जो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर वर्सेस INR है, उसमें उसका असर थोड़ा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नेगेटिव वर्स्ट के लिए, वर्ल्ड के लिए होती हैं, कहीं ना कहीं हमको उसका फ़ायदा मिल जाता है। और हमारी एक डायनेमिक, हमारा एक यंग नेशन है, डिमांड रहती है अच्छी खासी, वाइब्रेंट इकोनॉमी है हमारी, तो उसके सारे चलते हमें फिर भी उस पेस पे हम लोग बरकरार हैं।
Bilkul, and with that, let's take a look at the next story. The Reserve Bank of India has discontinued daily variable rate repo auctions starting today, 11th June, in view of a liquidity surplus in the banking system, currently estimated at around 2.75 to 3 lakh crore rupees. There's more from our correspondent on this. The daily variable rate repo auctions were launched on 16 January 2025 to ease short-term liquidity tightness caused by tax-related outflows and foreign exchange interventions. However, recent auctions saw very low demand, with banks borrowing just Rs 3,711 crore on 9th June and Rs 3,853 crore on 10th June against a notified amount of Rs 25,000 crore. This step comes soon after the RBI's decision to cut the cash reserve ratio by 100 basis points, a move expected to release Rs 2.5 lakh crore into the system in phases. While daily VRR auctions have ended, the RBI will continue using tools like the 14-day VRR, open market operations, and standing deposit facility to manage liquidity as needed. Sweetie Jain from Mumbai. So, Prakashji, in view of last week's rate cut, which came as quite a pleasant surprise, and also CRR was also reduced, did you anticipate this move? Was this anticipated, or this also comes as a surprise in effect to last week's actions? Today's development of... Yes. No, there's no surprise. This is a... Sorry. I'm sorry. What has happened is, this is a essentially liquidity management tool. Because, as your correspondent herself mentioned, because there's enough liquidity in the system now, because of various measures taken by the RBI, that is why this tools was introduced. Today you have to cut the technicalities. Today you have ample liquidity in the system, and RBI has ensured through this rate cut also that there will be liquidity management well in place. So there is no problem as far as the liquidity is concerned. So there is no cause for concern, and apparently RBI is on top of the liquidity situation, and we are all moving towards a low interest regime. And then low interest regime is there. Under those circumstances, and that background, you will see better consumption demand, and that's how RBI is managing the entire liquidity and the interest rate scenario. Right, and with that, the Securities and Exchange Board of India today said it has mandated a new UPI payment mechanism for all registered intermediaries who collect funds from investors to enhance investor protection and financial transparency within the securities market. Speaking at Mumbai today, SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey announced that the Unified Payments Interface payment mechanism will be implemented from 1st October 2025. And let's also now take a look at crude oil prices. Crude oil prices today rose as markets assess the outcome of US-China trade negotiations. Brent crude was trading 1.3% up at $67.74 per barrel. WTI crude was also trading over 1.6% up at $66.03 per barrel when reports last came in. जी, सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.18% बढ़कर 97,180 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी लगभग 0.5% गिरकर 1,06,430 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.22% बढ़कर 97,112 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य लगभग 0.5% गिरकर 1,06,155 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex closes above 82,500. Nifty adds over 30 points. Most Asian markets end higher following US-China agreement on framework deal to ease trade tensions. And India's market capitalization surges by $1 trillion since March, highest gain among top 10 markets globally. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra.